हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल तैयार हो आज के सवालों को पढ़ने के लिए। तो चलो फिर आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि मैं डेली आपको 10 सवाल पढ़ाती हूँ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, और उसी के साथ साथ उस ऑप्शन के अलावा भी अगर आपके लिए कोई भी ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है तो उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सभी आपको समझाते चलती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से यकृत साबित करता है जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस या फिर लार। तो यकृत जो है यानी कि जिसे हम लीवर कहते हैं वो कौन सा रस इसमें से स्रावित करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा यकृत होता है, लीवर होता है, वो पित्त रस को स्रावित करता है। ठीक है। अब जो पित्त रस होता है वो हमारे शरीर में भोजन पचाने का काम करता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है इसका पीएच मान, और ब्लड का कितना होता है 7.4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि पीएच मान आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, अमाशय, ऑप्शन बी ग्रसनी, ऑप्शन सी कृमि रूप परिशेषिका या फिर ऑप्शन डी ग्रहणी। तो जो अमाशय आहार नाल में सी आकार की संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रहणी कहते हैं। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रहणी होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो याद रखेंगे इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो ग्रहणी होता है जिसकी जो सी आकार की रचना होती है, क्षुद्रांत का प्रारंभिक भाग होता है, जिसकी लंबाई अभी अभी मैंने आपको बताई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। याद रखिएगा सवाल इस पे ज़रूर पूछा जाता है, या तो आकार की संरचना पूछी जाती है या फिर पूछा जाता है किस आकार का होता है। तो सी टाइप का होता है, कितना लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इतने 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आहार नाल की आपसे आकार की संरचना पूछी जाती है, किस टाइप का होता है, तो सी आकार का होता है। कहते क्या हैं, ग्रहणी कहते हैं, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तीनों सवाल याद रखिएगा आप यहाँ से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जब हम लोग बचपन में होते हैं तो क्या बोलते हैं, दूध हमारे दांतों में क्या होता है, शुरुआत होती है दूध के दांत से, फिर वो दूध का दांत कुछ समय बाद 9-10 साल के बाद टूटने लगते हैं, फिर वहाँ पे पत्थर के दांत निकलने लगते हैं ना, यही तो कहा जाता है। अब बोला गया है मनुष्य में दूधों के दांतों की संख्या कितनी होती है, 36, 32, 24 या फिर 20। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 होती है। दूधों के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो शिशु है, मतलब स्टार्टिंग तो शिशु से ही होती है, शिशु अवस्था से, तो 20 दांत होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं। शिशुओं में अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शिशु को चबाने के लिए ही तो अग्रचर्वणक होता है, लेकिन जब उन्हें चबाना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, तो दांत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। मतलब जो कृमि रूप परिशेषिका होती है वो किसका भाग है, इनमें से किसका भाग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ग्रास नली या फिर अग्नाशय। तो याद रखेंगे कि जो हमारी कृमि रूप परिशेषिका होती है वह बड़ी आंत का भाग होती है। ठीक है, प्रथम भाग को सीकम कहते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर की होती है। जो सीकम से जो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी कृमि रूप परिशेषिका जुड़ी रहती है। ठीक है याद रखिएगा। और ये जो है शाकाहारी जंतुओं में जटिल शर्करा सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जठर रस निकलता है इनमें से किससे, अग्नाशय भित्ति से, अमाशय भित्ति से, या ए बी और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जठर रस होता है वो कहाँ से निकलता है, अमाशय भित्ति से निकलता है। ठीक है, अब देखो अमाशय जो हमारे शरीर में होता है उसमें क्या होती है कि भित्ति होती है, जिसे हम कहते हैं अमाशय भित्ति। तो इसी अमाशय भित्ति पर जो जठर की ग्रंथियाँ होती हैं, इन्हीं से किसका श्रावण होता है, जठर रस का श्रावण होता है। ठीक है, याद रखिएगा सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके बिल्कुल भी मत करिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आज टाइम दे रहे हो ना, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपको इसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। जब आप कहीं ना कहीं आप टाइम उसका देते हैं तो कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट ज़रूर निकल के आता है। आपको इससे 2 प्रॉफिट हो सकता है, आपको विश्वास हो जाएगा, और दूसरा आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए बच्चों
बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि है जो जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डियक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि, लार ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो जो लार ग्रंथि है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि, वो क्या है? जठर ग्रंथि नहीं है। जठर ग्रंथि नहीं है तो कौन कौन सी होती हैं जठर ग्रंथियाँ? एक तो कार्डियक ग्रंथि होती है, एक पाइलोरिक ग्रंथि होती है, एक फंडियक ग्रंथि होती है। ये सभी क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन जो लार ग्रंथि है वो जठर ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मुंह में पाई जाती है। जो जीभ होती है इसमें से तो लार निकलती है ना। और जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती है। अभी अभी आपने देखा था कहाँ से निकल रही हैं? जठर रस जठर ग्रंथि से, जो कि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। तो ऐसे ही सवाल को अगर आप एक भी सवाल समझ गए तो उसके जरिए आप दूसरा सवाल भी आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर देते हैं हम आज के सवाल नंबर 7। क्या कह रहा है सवाल नंबर 7? आंतरीय रस का श्रावण कहाँ होता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। सीकम द्वारा होता है, पाइलोरिक ग्रंथि द्वारा होता है, ब्रूरर ग्रंथि द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सीकम द्वारा आंतरिक रस का श्रावण होता है। ठीक है, छोटी आंत में उपस्थित लीवर कुहन की दरारों द्वारा आंतरिक रस का श्रावण होता है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? ध्यान से देखो, छोटी आंत में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक रस का श्रावण कहाँ से होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी ऑप्शन में दे सकता है आपको। तो कहाँ से होगा? छोटी आंत से होगा। श्लेष्म स्रावित करने वाली ब्रूनर ग्रंथियाँ भी इन दरारों में क्या होती हैं? उपस्थित रहती हैं। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ रहे हैं ना? और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन पर आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका जो व्याख्या है, वो भी मैं करती चल रही हूँ, ताकि आपको सवाल को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, बढ़ लेते हैं आज के 8वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है? जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन वो कहाँ होता है? मुख गुहिका में होता है, आंत में होता है, अमाशय में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ पर होता है बच्चों? याद रखिएगा, अमाशय में होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? अमाशय में हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है ये तो हमने जाना ही नहीं। देखो, पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसी के द्वारा शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। तो सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि जो प्रोटीन का पाचन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? ये तो हमें पता चल गया कहाँ होता है, अमाशय में होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो मनुष्य में प्रोटीन होता है उसका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा अमाशय में किया जाता है सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन सबसे पहले इसका पाचन कहाँ होता है? अमाशय में पेप्सिन एंजाइम से होता है। सवाल समझ में आया? चलिए अब आगे हम पहुंच चुके हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है सवाल? पित्त रस की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अब जो पित्त रस होता है जो कि कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है। कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्षारीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जब सवाल स्टार्टिंग हमने किया था इस वीडियो का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था पित्त रस के बारे में, है ना? पित्त रस के बारे में बताया था कि नहीं? बताया था। कहाँ होता है ये? यकृत से स्रावित होता है। तो जो पित्त रस होता है स्रावित तो यकृत से हो रहा है, लीवर से हो रहा है, लेकिन होता कैसा है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्ल, क्षार या दोनों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो पीएच मान इसका बताया था ना 7.7। अगर 7 से ज़्यादा है तो कितना क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का। अगर 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, अब आपको मैं आज एक सवाल दे रही हूँ, नींबू का आपको जो पीएच मान है वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और इसके ऊपर जो सवाल है वो मैं दोपहर में क्विज में डालूंगी। अब आप ढूंढ के रखिएगा और करेक्ट आंसर उसका करिएगा वहाँ पे। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रेनिन जो है इसका स्राव कहाँ से होता है? ठीक, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, लार ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, रेनिन का स्राव जठर ग्रंथियों से होता है। अब ये जो रेनिन है इसका जठर ग्रंथियों से इसका स्रावण तो हो रहा है, लेकिन करता क्या है ये? तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन। ठीक है, तो कौन से प्रोटीन का पाचन? तो कैसीन नाम का जो प्रोटीन होता है दूध में उसका पाचन कौन करता है बच्चों? रेनिन करता है।
कहाँ से होता है इसका श्रावण? जठर ग्रंथियों से होता है। सवाल समझ में आया? तो आई होप सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का आप ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।